वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राजीव कादियान मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बेटा आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम चैप्टर नंबर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा आसान सा चैप्टर है बेटा, वैसे आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को सारा साल, लेकिन जो सबसे मेन बात है वो क्या है, एक तो बेटा इस चैप्टर से एमसीक्यूज क्या बन रहे हैं, किस टाइप के बन रहे हैं, और बेसिकली केस स्टडी आपने ऑलमोस्ट जितने भी पेपर प्री बोर्ड्स दिए होंगे एपी की केस स्टडी आपको मिली होगी बेटा। और केस स्टडी कुछ अलग नहीं होगी, आपको कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे रखे होंगे, बस उनको एपी अरेंज करना है और जो एपी की रूटीन कैलकुलेशंस होती हैं उन्हीं से हमारी केस स्टडी बनती है बेटा। ठीक है बेटा, तो हम शुरू करते हैं। ये जो आपको सबसे पहला पेज दिखाई दे रहा है बेटा, इस पहले पेज पे आपको टॉपिक का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नंबर 1 आपको ना ये सारे इस पहले पेज पे सिर्फ और सिर्फ बेटा फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे। ये यहां तक सिर्फ फॉर्मूले गिवन है जी, ओनली फॉर्मूलाज, और इसके नीचे फिर हमारी आएंगी क्वेश्चंस की वर्कशीट बेटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार फॉर्मूला अगर मैं आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करवाऊं, थोड़ा सा ध्यान करना बेटा, किस किस टाइप के क्वेश्चन है ये पढ़े होंगे आपने, जरूर पढ़े होंगे। कोई फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं बेटा। ठीक है, वी कैन डू। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन एन एपी, आप इसको nth टर्म बोलते हैं या कई बार हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है दैट इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बड़ा क्लियर है an का फॉर्मूला क्या है। यहां पर मैं आपसे जरूर एक चीज कहूं कि वह आपको सारा साल भी बोलता आ रहा था, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करें a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा या t10 का फॉर्मूला, तो लिखने की डायरेक्ट जरूर आदत हो a प्लस 9d। आपने पढ़ा होगा ऐसा। तो आपके पास बेसिक दो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम a और d की वैल्यू पता कर पाएंगे तो हम चीज फ्रेम आउट कर सकते हैं जो भी हमारे क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है बेटा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। समझना बेटा, ये था फ्रॉम द बिगिनिंग, ये था फ्रॉम द लास्ट। रीजन आपको पता होगा, मैं मेन चीज आपको बता दूं, यहां से इस फॉर्मूले में पहुंचने के लिए a की जगह l आ जाएगा और जो d है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस d से। अगर हम उल्टा पढ़ेंगे, लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी और हम रिवर्स मोड में चलेंगे तो हमारा d का साइन चेंज हो जाएगा, पढ़ा होगा बेटा आपने। तो अगर a की जगह l आ जाए और d की जगह माइनस d आ जाए तो यही जो फॉर्मूला है a की जगह l आ गया, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बेटा, आपको यहां पर एक वर्ड दिखाई देगा और, अगर आपको लास्ट से टर्म निकालनी हो तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारा ना नेक्स्ट वर्कशीट पे बेटा इसका एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या यहां पर क्या है जो कि आप पढ़ के देख सकते हैं, यहां दे रखा है रिवर्स द गिवन एपी। एपी को उल्टा चला दीजिएगा और उल्टा चला के आपको जो टर्म निकालनी है, ये जो बातें यहां बताई है आप इससे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा या रिवर्स कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। जो हमारा अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आप ध्यान करना, मैं इस पे फोकस करूंगा, इस पे फर्स्ट शुरुआत कहां से हो रही है। ये नहीं है कि अगर एपी में 10 टर्म है, आपसे वो कहे जी 5 संख्याओं का जोड़ निकालिए, टोटल निकालिए, तो आपको ये पूछने की जरूरत है कौन सी 5, समझिएगा। और जो 5 है वहीं से अगर आप, जैसे वो कह रहा है कि 4th 5th 6th 7th 8th, समझिए, तो जो 4th टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म आपकी काउंट होगी बेटा, जब जाके आपका बनेगा। हो सकता है ये चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा आपने n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n/2 और इंटू a प्लस an, और कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा n/2 इंटू a प्लस n। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला ये रहा। और अगर मुझे लास्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला निकालना है, आप यहां पर फिर से मैं आपसे कहूंगा फोकस करें इस पे, लास्ट से अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो यही प्रोसीजर फिर से फॉलो कर दीजिएगा बेटा। ए की जगह, इस ए की जगह क्या रख दीजिएगा, एल, और डी की जगह यहां क्या रख दीजिएगा, माइनस डी, और आपका जो फॉर्मूला फ्रेम आउट होके आएगा वो ये रहा बेटा, n/2 और इंटू 2 इंटू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा, तो ये आपने इनके डेरिवेशंस भी जरूर पढ़े होंगे। तो यहां पर आपको बोर्ड पे जो 4 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, इन फॉर्मूलों में पहले जो 2 फॉर्मूले हैं वो हैं टर्म के,
nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। और जो अगले फॉर्मूले हैं ये हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ लास्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो टर्म के दो फॉर्मूले, सम के दो फॉर्मूले बेटा। ठीक है बेटा, ये तो आप काफी फेमिलियर हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो आगे बढ़ने वाली चीज है ना बेटा, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इस टॉपिक पे। ये रहा बेटा, ये आपको यहां पर तीन कंसेप्ट दिख रहे होंगे और ये आपने काफी बार पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं मेन चीज आपको जो बताऊं, ये जो पार्ट है ये बेसिकली एमसीक्यू, ये एमसीक्यू फॉर्म में आपकी जरूरत है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं, जो भी हमारी nth टर्म होती है एपी की, वो हमारी लीनियर होती है और उसमें अगर हमसे कोई d की वैल्यू पूछ ले तो वो कोफिशिएंट ऑफ n होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे कोई कहे कि tn क्या है और हम लिखेंगे an प्लस बी, इस फॉर्म में आपकी कोई भी tn हो सकती है। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। अगर आप यहां से tn फ्रेम करें, अगर आप यहां से tn फ्रेम करें तो आपकी tn क्या आएगी, वो आएगी बेटा 3n प्लस 2। आपने भी डायरेक्ट लिखनी सीखी होगी tn क्या आती है, अगर नहीं सीखी है तो मैं दोबारा बता देता हूं ये मैंने कैसे लिखी। बेटा सबसे पहले इनका डिफरेंस देखिए, इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का डिफरेंस है, तो यहां पर आपको लिखना है 3n, समझिएगा। और पहला नंबर पकड़ लीजिएगा, पहला नंबर 5 है, हमारा कोफिशिएंट है 3। अगर मुझे 3 से 5 बनाना है तो मुझे +2 करना पड़ेगा। अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो 5 बनेगा, 2 रखूंगा तो 8 बनेगा, 3 रखूंगा तो 11 बनेगा एंड सो ऑन। आप इससे टर्म्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब आप इस tn को इस tn से कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहां पर इस वैल्यू को हमने ऐसे लिखा है बेटा an प्लस बी, ये रहा बेटा tn इक्वल टू an प्लस बी। क्लियर बेटा, तो इस केस में आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ऊपर आपने देखा कि d की वैल्यू 3 है, तो जो n का कोफिशिएंट है ना बेटा वही हमारा क्या होता है d, और यहां पर भी यही लिखा हुआ है, जो d है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ n, n का जो कोफिशिएंट है वही हमारा d होता है बेटा। क्लियर, तो यहां से अगर हमसे कोई d पूछता है तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी a, ये रहा जी n का कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, और अगर बाई चांस हमसे वो फर्स्ट टर्म पूछ ले, फर्स्ट टर्म में n की जगह 1 पुट कर दीजिएगा। अगर हमसे इस क्वेश्चन में वो t1 पूछ ले तो वो t1 क्या आएगा, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। आपको जो a और b है इनका टोटल कर दीजिएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे यहां पर आप देखेंगे अगर हमसे कोई t1 निकलवाता है तो 3 + 2 इट विल बी 5। क्लियर बेटा, तो ये एमसीक्यू फॉर्म में आती है, जो nth टर्म है वो लीनियर होती है और जो d होता है वो n का कोफिशिएंट होता है और जो फर्स्ट टर्म होती है वो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स होती है। अब हम आते हैं अगली चीज पे। अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज क्वाड्रेटिक। यहां बेटा सम ऑफ n टर्म्स हाँ इज क्वाड्रेटिक, ये इसको हटा देते हैं। लो जी, जो Sn का फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्वाड्रेटिक बनता है। एग्जांपल, अगर आप यहां से हमसे कोई कहे कि Sn बनाइएगा तो आपको ध्यान होगा Sn का फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में होता है बेटा, an स्क्वायर प्लस bn। चलो जी, डाउट है तो एक बार बना के देख लीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1 इंटू d कितना है बेटा 3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो दिस विल बी n/2 एंड दिस विल बी 7 प्लस 3n। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो Sn है वो क्या बन गया 7n/2 प्लस 3n स्क्वायर बाय 2। लीजिए बेटा, ये आपका Sn आ गया बेटा। क्लियर, ये Sn। आप इसको अगर कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, सर a की वैल्यू कितनी है यहाँ 3/2, और अगर हमसे कोई पूछे b की वैल्यू कितनी है, n का कोफिशिएंट तो कितना है 7/2 बेटा। क्लियर बेटा, तो अगर हम यहां पर Sn की बात करें तो Sn हमारा किस फॉर्म में होता है an स्क्वायर प्लस bn, ये हमारी Sn की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर इस केस में हमसे वो d निकलवाता है, d कि d बताओ क्या होता है बेटा, इस केस में d, तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, इसका ट्वाइस कर दो। यहां लिखा भी हुआ है डबल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर इज 2 की a से मल्टीप्लाई कर दो और d हमारा क्या आ जाएगा 2a। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, यहां पर n स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है
एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3/2, इसका ना ट्वाइस कर दो, तो इससे कैंसिल करोगे तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो आप मैच कर सकते हो। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है बेटा, ठीक है बच्चे। और सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो जो n की जगह 1 पुट कर देंगे, वही T1 S1 के इक्वल होती है, ध्यान होगा आपको। और यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा a प्लस बी, तो यहां पर भी T1 वही है, वहां पर भी T1 वही है। फर्स्ट टर्म के लिए तो बड़ा इजी है, क्या सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, बस फर्क किसमें है d में। अगर हमारी Tn दे रखी है तो d क्या है कोफिशिएंट ऑफ n, और अगर हमारा Sn दे रखा है तो d क्या है ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर बेटा, ठीक है बेटा। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको यहां भी करके दिखाई है। अब यहां पर मैं बस एक नोट डाल देता हूं, ये ना वाइवा में पूछ लिया जाता है, हमसे कोई पूछे कि Tn इक्वल टू Sn, आप क्या कहेंगे इसका, Tn इक्वल टू Sn, यस और नो। आप कई बच्चे कहेंगे यस, कई कहेंगे नो, मेजोरिटी में नो कहेंगे। आपके सामने है, आप इसको देखिए, ये राज। तो Tn इक्वल टू Sn ओनली इज एप्लीकेबल व्हेन n इज इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो ही T1 और S1 इन दोनों का एक ही मतलब है, अदरवाइज Tn इज नॉट इक्वल टू Sn, ठीक है बेटा। इस चीज को ध्यान करना बेटा। चले जी, सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको बता दिया, Tn इस फॉर्म में होती है। अच्छा यहां पर ये थोड़ा सा एरर है, यहां पर n आएगा, an स्क्वायर प्लस bn एंड an प्लस b, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो इनके बाद अभी तक हमने पढ़े टर्म के फॉर्मूले, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द लास्ट। उसके बाद ये दो शॉर्टकट पढ़े बेटा, Tn लीनियर होती है, d क्या होता है, Sn क्वाड्रेटिक होती है, d क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद ना हम यहां आते हैं बेटा, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं जनरल एपी की बात करूं तो जनरल एपी आपने पढ़ी होगी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे हमारी जनरल एपी होती है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ये भी आपने पढ़ा होगा। अरिथमेटिक मीन इज द नंबर, इट मे बी 1, इट मे बी मोर देन 1 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन्स वो नंबर होते हैं जो एपी बनाते हैं बेटा। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 4 और यहां मैंने 8 लिख दिया, अगर मुझे इनके बीच में एक ऐसा नंबर लिखना हो जो जिससे कि ये क्या बन जाए एपी, तो आप यहां नंबर क्या लिखेंगे 6। नाउ यू कैन सी दीज आर इन एपी, क्लियर बेटा। अब यहां से अगर आप चाहें तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक मीन चाहिए दो नंबरों का ए एंड बी, एग्जाम्पल अगर मैं इसको ए नाम दूं और इसको बी नाम दूं, और ये इन दोनों का क्या है अरिथमेटिक मीन, तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट कैसे निकलता है बेटा, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपका नंबर है ए और बी, इनको सम करें और उनका हाफ कर दीजिए। 4 + 8 12, 12/2 6, ठीक है बेटा। ऐसे ही ये तो एक मीन निकला है, ऐसे हम बहुत सारे मीन निकाल सकते हैं, जितनी हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वी कैन फाइंड दोस मीन्स, ठीक है बेटा। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है अरिथमेटिक मीन के बाद, वो हमारा टॉपिक है बेटा सुपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ठीक है। वैसे ये आपने पढ़ा तो था ही, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ये अप्लाई करें। ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ने जा रहे हैं सुपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये टॉपिक बेटा हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने लिखा है, समझिएगा। अगर यहां पर मुझे जैसे यहां लिखा हुआ है 3 टर्म्स, अगर मुझे 3 टर्म लेनी हो, मुझे 5 टर्म लेनी हो, मुझे 4 टर्म लेनी हो, या मुझे 6 टर्म लेनी हो, मुझे कितनी भी टर्म लेनी हो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको याद ही ना करें, तो अभी आपने ना एक जनरल एपी पढ़ी थी बेटा। जनरल एपी आपने क्या पढ़ी थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे पढ़ा था बेटा, पढ़ा था। अगर आपको 3 टर्म लेनी है तो आप ये 3 टर्म ले सकते हैं, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, तो भी आंसर आएगा। अगर मुझे 4 टर्म लेनी है तो आप ये चारों टर्म ले सकते हैं, तो भी आंसर आएगा। फिर आप यूं कहेंगे सर अगर आंसर यहीं से आ रहा है तो ये जो फॉर्म, अगर मुझे 3 नंबर लेने हैं तो ये 3 नंबर्स आपको दिखाई देंगे, 5 नंबर्स लेने हैं तो ये 5 नंबर्स दिखेंगे, ये 4 दिखेंगे बेटा, ये 6 दिखेंगे, ऐसे। तो इनकी क्या जरूरत है, दीज आर ओनली फॉर द इजी कैलकुलेशन। मैं यहां स्पेशली लिखता हूं, दीज आर नॉट कंपल्सरी, दीज आर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ये नंबर्स लेने के लिए कहा जाता है इजी कर, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, ये नंबर हमें जब लेने हैं जब हमारे क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स की वो बात कर रहा है उनका क्या गिवन हो, सम गिवन हो। सम गिवन हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ये इनसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, समझना। लेकिन ये नंबर ओनली एंड ओनली सिर्फ तभी लीजिएगा बेटा जब सम गिवन हो। इनका क्वेश्चन भी अगले पेज पे गिवन है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज द टॉपिक। इस टॉपिक का नाम एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सुपोजिशन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। एपी में जब हम टर्म्स सपोज करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं, या तो ये ले लीजिए या वो ले लीजिएगा, ये तभी लेने हैं जब सम गिवन हो। क्लियर बेटा? लेट्स मूव फर्दर। और जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको क्या दिख रहा है, मिडल टर्म्स इन एन एपी। आपको एक एपी गिवन होगी, आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। अब मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए ना बेटा आपको क्या करना है, आपको यहां पर दो केस दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब आप ना पहले कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर मैं आपसे कहूं 4, 6, 8, टेल मी द मिडिल टर्म, आप कहेंगे सर सेकंड टर्म मिडिल टर्म है जो कि 6 है। बड़ी अच्छी बात बेटा। अगर मैं लिख दूं 4, 6, 8, 10, अब यहां जो मिडिल टर्म है वो तो आपने 6 बोल दी, सेकंड नंबर पे जो है 6। यहां पर अगर आप मिडिल टर्म देखेंगे तो 6 और 8 ये दोनों आप मिडिल टर्म कहलाएंगे जी। आप इसको भी मिडिल टर्म कह सकते हैं, इसको भी मिडिल टर्म कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक टर्म छोड़ता जाऊं, जैसे अगर मैं इनको छोड़ता जाऊं तो मिडिल टर्म बन गई, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो ये दोनों मेरे मिडिल टर्म बनेंगे बेटा। इसका मतलब मिडिल टर्म एक भी हो सकती है, मिडिल टर्म दो भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा बेटा नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3, दैट मीन्स ओड, तो मेरी एक ही मिडिल टर्म आएगी। कोई बच्चा कहे सर अगर मैं ज्यादा लूं, एग्जाम्पल बच्चा कहे जी मैंने ले ली 4, 6, 8, 10 एंड 12, अब मिडिल टर्म कैसे निकालूं मैं कहूंगा बेटा एक एक नंबर छोड़ते चले जाओ, लो जी ये आ गई मिडिल टर्म, यानी थर्ड नंबर की मिडिल टर्म आ गई। तो अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो एक मिडिल टर्म आएगी, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मिडिल टर्म आएगी। यही चीज आपको यहां दिखाई देगी, इफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड एनी सीरीज इज ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है सो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, और अगर हमारी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है इवन, देयर आर मिडिल टर्म्स आर 2, तो हमारी दो मिडिल टर्म आएंगे। क्लियर बेटा? अब ये तो हमें पता चल गया एक रहेगी या दो रहेगी, अब वो निकलेगी कैसे, उसके लिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। हम यहां अप्लाई करते हैं, ये 5 थी बेटा, और मुझे टर्म कौन सी लेनी है, आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है ना, और टोटल टर्म्स कितनी है 5। अब 5 से 3 पे हम कैसे आएंगे, 5 में +1 करके हमने उसका हाफ कर दिया होगा और यहां लिख दिया होगा अर्थ टर्म। अब इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, 5 + 1 6, 6/2 3, दैट मीन्स थर्ड टर्म, हियर इज द थर्ड टर्म। आप यही चीज यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 थी, सो 3 + 1/2 अर्थ टर्म, ये आपकी मिडिल टर्म बताएगी। तो 3 + 1 4, 4/2 2, तो हमारी जो सेकंड टर्म है वही हमारी मिडिल टर्म है। इसका मतलब बेटा अगर मिडिल टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ओड, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n + 1/2th टर्म, ये रहा बेटा n + 1/2th टर्म, ये बनेगा जी, ठीक है बेटा। लेकिन ये कब अप्लाई करना है, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी ओड होंगी, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो बेटा तो हमारी जो मिडिल टर्म है एक तो आएगी n/2th और एक आएगी n/2 + 1th। अप्लाई करके देख लीजिए बेटा कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू क्या है 4, और मिडिल टर्म हमारी कौन कौन सी आ रही है सेकंड और थर्ड, कैसे आई होगी बेटा, n की जगह यहां 4 रखो, 4/2 2 सेकंड टर्म, एंड 4/2 2, 2 + 1 3, दैट मीन्स थर्ड टर्म। तो इसका मतलब बेटा बेसिकली आपको जो मिडिल टर्म्स निकालनी है उसके लिए मैं आपको यहां लिख दूं, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स, जो आखिरी टर्म है उस टर्म के नंबर से पता चलेगा कि उसमें एक मिडिल टर्म आएगी या दो मिडिल टर्म आएगी। क्लियर बेटा? तो अभी हम इनकी वर्कशीट शुरू करते हैं। अभी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है कंप्लीट, आपके ऑलमोस्ट फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं बेटा, सुनिएगा अभी इस ध्यान को। क्वेश्चंस बड़े आसान है, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बेटा, शुरुआत करते हैं।
थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले जो टाइप आपको दिखाई दे रही है यह है कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले आप कहेंगे सर हम यही क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं बेटा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में आती है, बहुत ज्यादा बार आती है एमसीक्यू फॉर्म में, चाहे स्टैंडर्ड का पेपर हो चाहे बेसिक का पेपर हो, बहुत बार आती है। आप देख सकते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बेसिक बात है बेटा, आपको पता है एपी बनती ही कब है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस हो बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म्स। ये रहा, अगर ये सब इक्वल होगा तभी वो एपी कहलाती है। तो बस हमने अब क्या किया, इस कंसेप्ट को उठा लिया बेटा, ये रहा, यू कैन सी इट। तो जब भी कभी आपको ऐसी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स दे रखे हो तो आप इस रिजल्ट को अप्लाई करें, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। और ये जो आपको एरो दिखेगा ये क्या कह रहा है कि अगर मैं T2 इस तरफ ले आऊं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ T2, और T1 अगर हमारा इस तरफ आ जाए तो इट विल बी T1 प्लस T3। क्लियर बेटा? तो आप या तो इस रिजल्ट को याद रखें, लेकिन कुछ बच्चों को ये रिजल्ट याद रखने में दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को इसकी फैमिलियरिटी ज्यादा होती है। तो या तो इसको याद रख लीजिए या इसको याद रख लीजिएगा, वन एंड द सेम थिंग। और यही कंसेप्ट आपको यहां लगाना है। ये हमारी 3 टर्म है, T1 T2 T3 एंड दीज आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा और सोल्व करके आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। कई बार एग्जाम में आता है बेटा, ध्यान करना। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था सुपोजिशन ऑफ टर्म्स का। अभी हमने पढ़ा था बेटा, यहां लिखा था ये राजी, नंबर ऑफ टर्म्स ओड इवन, क्या कितनी लेनी है मुझे, 3 लेनी हो, 4 लेनी हो, 5 लेनी हो, 6 लेनी हो। और इसके लिए कंडीशन क्या बताई थी कि सम इज गिवन। अब आप यहां देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन यहां है, यू मे सी। अगर मुझे एपी में नंबर लेने हो, 3 लेने हो, 4 लेने हो, 5 लेने हो, जितने भी लेने हो, सम अगर गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हो। ये पिछले पेज पे भी गिवन थे, पिछले स्लाइड्स पे। और अगर सम गिवन नहीं है, सम गिवन नहीं है तो यहां पर मैं आपको एक वर्ड लिख के दे रहा हूं, अप्लाई द जनरल एपी। जनरल एपी आपको ध्यान हो गया, आपने यही पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। और अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो यहां पर मैं फिर लिख देता हूं, दिस इज फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। ये सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बोली गई है बेटा। जब आप ये टर्म्स जब लेना जब सम गिवन हो, ठीक है। अगर आप इनकी जगह ये लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब आप यहां देखिए, यहां इसने, मेरा फोकस है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3। मैं फिर से आपको कह रहा हूं सम इज गिवन, तो 3 नंबर बोले, 3 नंबर्स, 3 नंबर ये रहे, आप ये 3 नंबर लेके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसने कहा जी 3 नंबर, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे क्या, लेट रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर, क्या क्या ले लेंगे बेटा, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। आप इनको लेट कर लीजिएगा। अब जो कंडीशन दे रखी है बेटा, कंडीशन में इनको पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इनका सम गिवन है, तो अगर आप इनका सम लेंगे, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इनका सम कितना है बेटा, -3। और उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 8। a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी इक्वल टू 8। कैलकुलेशन में नहीं करूंगा बेटा, कैलकुलेशन आपने करनी है, रिवीजन क्लास में इतना टाइम नहीं है। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3a की वैल्यू -3 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ गई, -1। a को यहां पुट कर दीजिएगा और किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही a और d की वैल्यू आएंगी वापस पुट कर दीजिएगा, आपके नंबर्स बन जाएंगे, एपी बन जाएगी। क्लियर? अगर मैं ये 3 नंबर ये वाले ले रहा हूं तो आप देख सकते हैं डी से डी कैंसिल हो जाएगा और मेरा एक वेरिएबल कम हो गया, इसलिए हम ये कह रहे हैं दिस इज फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अगर मैं ये वाला लूंगा तो यहां पर भी एक इक्वेशन बनेगी, यहां भी एक इक्वेशन बनेगी, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, इस बार इसने बोले हैं मुझे 4 नंबर लेने हैं एपी में और उनका सम कितना है, 20। तो अगर मुझे एपी में 4 नंबर लेने हैं तो अगर मैं ये वाले नंबर लूं, इनके सम में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, इनके सम में मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 4a। अगर मैं इनका सम कर रहा हूं और सम कितना दे रखा है, 20, तो यू कैन सी a की वैल्यू क्या आ गई, 5। और मेरा बड़ी जल्दी से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, रीड आउट करना, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है। ये रहे बेटा नंबर a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस डी स्क्वायर प्लस a प्लस डी स्क्वायर एंड a प्लस 3d स्क्वायर एंड दैट इज हाउ मच सम इज गिवन, दैट इज 120। बस बेटा, तो ये a की वैल्यू आ रखी थी, इनको पुट कर दीजिएगा और किसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, b की। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये सपोजिशन ऑफ टर्म्स, आपके पास आइडिया है, सम गिवन हो तो इज कैलकुलेशन के लिए, वरना आप ये भी ले सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पे जो क्वेश्चंस हैं बेटा, शुरुआत में ही आपको दिखाई देगा मिडिल टर्म। अब ये बेटा अभी हम पढ़ के आए हैं, ये मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। मिडिल टर्म के लिए डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने पता कर ली, ओड है तो एक मिडिल टर्म आएगी, इवन है तो इन फॉर्मूला से 2 मिडिल टर्म आ जाएंगी। और ये क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं ये आपको ऐसे ही करने हैं। अब आप ये समझ गए होंगे बेटा, यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। ये आपकी T1 है, ये T2 है, ये T3 है, नहीं पता है तो क्या ले लीजिएगा, Tn। n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू ओड आए तो ओड वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, इवन आए तो इवन वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ऐसा ही काम यहां करना है, इसको Tn ले लीजिएगा और यहां से n की वैल्यू निकाल लीजिएगा और n की वैल्यू निकाल के ओड इवन के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लीजिएगा। जानबूझ के आपको दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं ताकि आप दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें और फॉर्मूले आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां इसने हमसे कहा 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब याद करो बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म फ्रॉम द एंड का। n का फॉर्मूला क्या था, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, हमें कौन सी टर्म निकालने को वो कह रहा है, 10th टर्म। तो n की जगह 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 9। तो आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, l माइनस 9d। वैल्यू पुट करना बेटा एक बार, तो T10 यहां से क्या आ रहा है, l। लास्ट टर्म कितनी है, 254 और माइनस 9 इंटू डी, यहां से आपका d कितना आ रहा है, 5। तो ये सारा क्या बनेगा, 254 माइनस 45 एंड आंसर इज 209। ठीक है बेटा, तो ये जो आंसर आया बेटा, ये आंसर हमने किससे निकाला है, डायरेक्ट द फॉर्मूला। जिस बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, तो रिवर्स करना बताया था, वो क्या करना था, इस चीज को ध्यान करना, इसको अगर मुझे सोल्व करना है तो हम यहां लिखेंगे इक्वल टू। ये किसके इक्वल है, आपको सिर्फ वही लैंग्वेज दोबारा लिख दो, 10th टर्म फ्रॉम, बस एक ही बदलाव करना है। यहां जो एंड था, एंड की जगह क्या आ जाएगा, बिगिनिंग। और अगर एंड बिगिनिंग बन गई, मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि ये जो एंड है ये बिगिनिंग बन गई है, तो आप अपनी एपी को रिवर्ट कर दीजिए, 254 देन 14 देन 9 एंड देन 4। ये रहा बेटा। और आप इसकी कौन सी टर्म निकाल दीजिएगा, 10th टर्म। आप इसकी 10th टर्म निकालेंगे तो भी यही आपका आंसर आएगा, 209 बेटा। क्लियर बेटा, तो मिडिल टर्म के भी क्वेश्चन हो गए, टर्म फ्रॉम द लास्ट के भी क्वेश्चन हो गए, सपोजिशन ऑफ टर्म के क्वेश्चन भी हो गए और 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के क्वेश्चन भी हो गए बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नाउ आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे बेटा बोर्ड पे, 2 क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स। तो पहले तो आपको 3 डिजिट नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा 3 डिजिट नंबर्स लिखिए, ये क्वेश्चन भी आपने काफी बार पढ़ रखा है इस टाइप का। 3 डिजिट नंबर्स आर, क्या लिखेंगे बेटा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100, 101, 102 अप टू 999। दीज आर द 3 डिजिट नंबर्स। लेकिन अब इसने बोला क्या हमें, इसने हमसे कहा विच आर डिविजिबल बाय 4। आपको इनमें से वो 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं बेटा जो 4 से डिविजिबल हैं। 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर बेटा, तो मेरे ख्याल से ये काम आप कर ही सकते हैं। 4 से इनको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा जी हाँ 100 तो डिवाइड हो रहा है, 100 के बाद 104 होगा, 108 होगा, 112 होगा, और आखिरी नंबर कौन सा होगा। तो आखिरी नंबर के लिए हम क्या करते थे, हमारा लास्ट नंबर क्या है, 999, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा
8, 19, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या बचा बेटा 3, लेकिन हमें क्या चाहिए डिविजिबल। तो अगर ये 3 नहीं होता, अगर ये 3 नहीं होता तो ये नंबर 4 से क्या हो जाता डिवाइड, इसमें से 3 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 9 9 एंड 6, 9 9 एंड 6 ये रहे बेटा। तो हमने वो 3 डिजिट नंबर्स पता कर लिए जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसने हमसे पूछा क्या है हाउ मेनी, ये हैं कितने। अब बेटा ये हम गिनने की कोशिश करें T1 T2 T3 T4, इसका मुझे पता नहीं, तो इसको हम लेट कर लेंगे हियर इट इज Tn, और यहां से हम सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे n की, और वी कैन टेल हाउ मेनी नंबर्स वी हैव व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा, शाबाश। यहां पर वो इसी क्वेश्चन में एक चीज और भी पूछ लेता है बेटा एक आधी बार, हाउ मेनी की जगह वो यहां पर ये लिख सकता है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो अगर आपकी n की वैल्यू आ जाए तो आपको फिर ये Sn का फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेना चाहिए, n/2 इंटू a प्लस एल, क्योंकि लास्ट में आपके पास अवेलेबल है, आप सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम। अब यहां भी मैंने अभी लिखा था फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 and 7। समझना बेटा ध्यान से, अभी तक सिर्फ वो क्वेश्चन लिखा था व्हिच आर डिविजिबल बाय 4, नाउ ही इज आस्किंग व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 and 7। क्लियर, ये क्वेश्चन 4 and 7, अगर हम 4 और 7 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर देखें तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 एंड सो ऑन, आप चलते जाइए, 7 14 21 28 देन 35 42 49 56 एंड 63 70 77 84 एंड सो ऑन। अब यहां इसने बोला है बेटा डिविजिबल बाय 4 and 7। वैसे तो ये एंड बेटा सीनियर क्लासेस में 11th से शुरू हो जाएगा आपके जीवन में एंड और का महत्व, एंड कहां लगेगा और कहां लगेगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, एंड का मतलब यहां पर क्या है 4 and 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों की टेबल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आ रहा है 28, अगला कॉमन नंबर क्या आएगा 56, यहां भी 56 है बेटा, यहां भी 56 आएगा। इसका मतलब 28 56 किसकी टेबल स्टार्ट हो गई 28। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है एंड का तो आपको इन दोनों पार्ट का क्या निकालना है एलसीएम। अब मैं क्वेश्चन को एक बार रीडिफाइन कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ध्यान से समझना बेटा, फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं अगर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है देखने में, विच आर डिविजिबल बाय 4 and 7 के बदले में अब यहां पर क्या आ जाएगा 28। ठीक है बेटा, अब 28 से डिविजिबल निकालने हैं, ऊपर हमने 4 से डिविजिबल निकाले थे, अब किससे डिविजिबल निकाल देंगे 28 से। तो 28 से डिविजिबल आप पता कर दीजिएगा, ऐसी है आपकी वो क्या बन जाएगी एक एपी, और जैसे ही एपी बने ऑब्वियस सी बात है आपको सबसे पहले एक ए की वैल्यू पता करनी है एपी के अकॉर्डिंग और एक डी की वैल्यू पता करनी है। ए और डी की वैल्यू से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ आपके जो नंबर बनेंगे एज मच एज आई रिमेंबर 28 की टेबल में सबसे पहले 112 आएगा, फिर 140 आएगा, उसके बाद हमारा 168 आएगा बेटा, और लास्ट टर्म आपको पता करनी है। लास्ट टर्म पता करने का प्रोसेस अभी बताया, 4 से यहां करना है, यहां 28 से करना था, तो 999 को 28 से डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करके आपका लास्ट नंबर आ जाएगा। अब आप कहेंगे दिस इज एन एपी, और एपी से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं और एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी स्लाइड हो गई। अब इसके बाद आप इनको थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो हमारा बचता है बेटा केस स्टडीज का, और जो मैंने आपको बताया था ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस हैं। ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसमें टीचर का कोई विशेष रोल नहीं है। और यहाँ आपको बोर्ड पे जो दिखाई दे रही है ये है बेटा केस स्टडी।
एक दो मैं आपको केस स्टडी करवा देता हूं, चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड। तो बेटा अब हम केस स्टडीज पे बढ़ते हैं। केस स्टडीज में ना एक्चुअली अगर मैं बात करूं बेटा, तो दिस इज मतलब वन ऑफ द पोर्शन जहां बच्चे परेशान होते हैं। मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। केस स्टडी का कोई आइडिया नहीं है बेसिकली कि क्वेश्चन कहां से आएगा। तो आपको इस पेज पे टोटली 3 केस स्टडी तो यहां दिख रही है, केस स्टडी नंबर 1, 2 एंड 3। उसके बाद भी बेटा कुछ और बना रखी है। ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट से अगर आप एपी बना पाएंगे, ए और डी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो आप आंसर कर पाएंगे विद सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। थोड़ी सी इंग्लिश और मैथ की बेसिक नॉलेज अगर हो, एपी हो, आती है बनानी, तो आप कर पाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है, जो आपको अलग से टॉपिक दिखाई देगा एप्लीकेशन, बेटा ये आपके लिए क्वेश्चंस है। यू हैव टू फ्रेम यूर एपी, उसके बाद क्वेश्चन करना है। यहां पर मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं बेटा, ध्यान करना। यहां पर आपको सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1 दिखाई देगी जी बेटा। केस स्टडी नंबर 1 बेटा बड़ी आसान है। जब इसको आप पढ़ेंगे, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है एंड सो ऑन, मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट पे ले चलता हूं बेटा। ध्यान करना बेटा, कंसेप्ट आपके सामने ये रहा बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक चीज बोल देता हूं, ध्यान करना। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 4? समझना बेटा, इन दोनों में अंतर है। अगर मैं सिर्फ 4 लिखूं या मैं 4th लिखूं, तो दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं 4th लिख रहा हूं तो देन आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे नंबर पे जो है, हाँ बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स दीज 4। लेकिन अगर मैं 4th की बात कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन मैं सिर्फ 4th की बात कर रहा हूं, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं। 4 लिखा है तो मैं इन टोटल की बात कर रहा हूं। मतलब क्या है, अगर मैं पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहा हूं तो मैं टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, टीएन का। और अगर मैं इन सब की बात कर रहा हूं तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, एसएन का। समझ लीजिए इस चीज को। चलो देखते हैं, इस चीज को ध्यान करना बेटा, कहां टर्म का फॉर्मूला लगेगा, कहां सम का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। इट प्रोड्यूस 16,000 सेट्स इन 6th ईयर। अब बेटा मैं फिर से इसी पे फोकस करता हूं, ये 6th, छठा, तो ये T6 हमें दे रखा है, दैट इज 16,000 प्रोडक्शन। जो भी आपको डाटा दे रखा है, इट इज T6। और यहां पर आप देखेंगे, यहां फिर से ऐसा ही कुछ आपको दिखाई देगा, 22,600 इन 9th ईयर। 9th ईयर, 9th that means navy position T9 and that is 22,600। बेटा तो आपके क्वेश्चन में जो डाटा बन रहा है बेटा, उसमें ये डाटा की, आई होप समझ में आ गया होगा। ये अथ ये लिखा हुआ है। अगर यहां पर सिर्फ 6 लिखा होता तो हम T6 नहीं लिखते, हम S6 लिखते, सम ऑफ फर्स्ट 6 ईयर्स हैं, मंथ्स हैं, जो भी क्वेश्चन में डाटा है। अब बेटा आप इनको सोल्व तो खुद कर ही सकते हैं। इनको सोल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। पहला काम ये है। ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद आप इन क्वेश्चंस पे आइएगा। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, वो पहले साल में प्रोडक्शन पूछ रहा है। अभी आपको ध्यान होगा, आप यहां पर T1 या S1 कुछ भी निकाल लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस भी किए थे। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपके यहीं आ जाएगी, यू विल गेट द आंसर ऑफ T1। फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर, फोकस अगेन 8th, दैट मींस T8। और T8 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, A + 70। तो वो पूछ रहा है 8th ईयर, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द particular position 8th one. Now next, production during first 3 years. Now this is not the third, it is 3 years. That means he is asking about S3. S3 का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 3/2 and 2A + 2B। आई होप आपने फॉर्मूले डायरेक्ट लिखने सीखे होंगे। ठीक है बेटा, ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे आंसर्स आ जाएंगे। सिमिलरली अब अगले पे आइएगा, थोड़ा सा ध्यान करना। इन विच ईयर, किस साल में, प्रोडक्शन इज दिस वन। ठीक है बेटा, यहां पर ना अब आपकी कॉमन सेंस काम करेगी, जो आपने इंग्लिश सीखी है। इन विच ईयर, अगर वो ये लिखे इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में, और ये कह रहा है कौन से साल में, समझना। अगर वो लिखता है इन विच ईयर,
तो इसका मतलब वो हमसे पूछ रहा है पर्टिकुलर ईयर, तो हमें TN मानना है। और अगर वो इसके बदले में लिखे इन हाउ मेनी ईयर्स, तो वो कई सालों के बारे में पूछ रहा है, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, तो हमें यहां पर SN लिखना होता। अगर यहां पर लिखा होता इन हाउ मेनी ईयर्स, अब इसका मतलब वो पूछ रहा है किस ईयर में प्रोडक्शन ये हो जाएगी, तो हमने मान लिया कि TN इक्वल टू 29200। अब इसको सोल्व आप करेंगे ए और डी की वैल्यू पुट करके, तो वहां से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, और आप बता सकते हैं कौन से ईयर में प्रोडक्शन हो गई है, 29,200। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आसान है, बताने की है ही नहीं बेटा। इसने पूछा है डिफरेंस बताइएगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, तो 7th और 4th ईयर का जो डिफरेंस है प्रोडक्शन का, वो आप बता सकते हैं कितना आएगा। और यहां पर मेरा फिर से वही काम, ये भी 7th है और ये भी 4th है, तो आपको सिर्फ यही ध्यान करना है वो टर्म पूछ रहा है या सम पूछ रहा है बेटा। क्लियर बेटा। तो ये एक केस स्टडी मैंने आपको बता दी है। ऐसी ही केस स्टडी आसान सी आपके पेपर में भी आ सकती है, ऐसी ही केस स्टडी आपको बेटा यहां भी दिखाई देगी, और ऐसी ही केस स्टडी आपको यहां भी दिखाई देगी। इस चीज को ध्यान करना बेटा। क्लियर बेटा। इन विच ईयर लिख रहा है तो TN कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स कह रहा है तो हमें SN के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। तो ये बेटा बेसिकली केस स्टडी आपने करनी है, 3 इस पेज पे हैं और बाकी इस पेज पे है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले बेटा हमने AP के फॉर्मूले पढ़े, ईच एंड एवरी फॉर्मूला कैसे बन रहा है या कैसे यूज हो रहा है, हमने ये पढ़ा बेटा। ठीक है। इसके बाद बेटा हमने एक जनरल सी वर्कशीट की कॉन्जुगेटिव टर्म्स की, पर्टिकुलर नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, इनकी मिडिल टर्म की क्वेश्चंस, टर्म फ्रॉम द लास्ट का क्वेश्चन, डिविजिबल बाय के क्वेश्चंस बेटा। इसके बाद ये NCERT क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने को बोले गए थे, एंड दीज आर द केस स्टडी जिसमें हमने पर्टिकुलरली फोकस किया टर्म और सम का डिफरेंस पहचानने के लिए, कि बच्चा AP भी बना लेता है, A और D भी निकाल लेता है, उसे A और D निकालने के बाद टर्म और सम में कंफ्यूजन होता है, जो कि आपको यहाँ क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आई होगी बेटा। तो अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपके डाउट्स हो, कोई इश्यू हो, तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बेटा। आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू बेटा।